कल्पना कीजिए कि एक विशाल खेल का मैदान है और इस मैदान में जो रेफरी है वही असल में विरोधी टीम का कप्तान भी है। जरा सोचिए, जब चाहे खेल के नियम बदल दिए जाएं और बिना कोई कारण बताए किसी को भी बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल, ऐसे में खेल का क्या होगा? वो मैदान तो मतलब खेल की जगह अराजकता का अखाड़ा बन जाएगा। कोई खिलाड़ी अपनी असली क्षमता तो दिखाई नहीं पाएगा, हमेशा डर जो लगा रहेगा। सही कहा। और एक लोकतांत्रिक देश में भी नागरिक और राज्य के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा ही हो सकता है अगर नागरिकों के पास राज्य की असीमित शक्तियों से बचने के लिए कोई मजबूत ढाल न हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो आज की हमारी इस डीप डाइव में हम उसी ऐतिहासिक ढाल की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है फंडामेंटल राइट्स स्केचनोट ledger.ppt। ये बेसिकली यूपीएससी, एनडीए और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक मास्टर गाइड है। हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है ये। बिल्कुल। और हमारा मिशन है भारत के संविधान के मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकारों के इन भारी भरकम जटिल तथ्यों को डिकोड करना, वो भी ऐसे कि सिर्फ रटना ना पड़े, इसके पीछे का लॉजिक समझ आए। एकदम सही। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, वो सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे जो लगती है वो ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी भाग 4 के साथ मिलकर ये हमारे संविधान की अंतरात्मा बनाता है। वाह, अंतरात्मा, बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये अधिकार सिर्फ कागजी वादे नहीं है। मतलब अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें, हाँ, जहाँ वो PYQ ट्रैप्स होते हैं। एग्जैक्टली, वो पिछले वर्षों के प्रश्नों का जाल यहीं छिपा होता है। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि इनका असल उद्देश्य क्या है, तो जवाब है कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक कद को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब इंसान के पूरे विकास के लिए। हाँ, क्योंकि बड़ी तस्वीर देखें तो इन अधिकारों के बिना तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। कोई नागरिक तब तक खुलकर सोच या काम नहीं कर सकता जब तक उसे ये गारंटी न हो कि सरकार रातों रात उसकी आजादी नहीं छीन लेगी। तो ये गारंटी या इन अधिकारों की मांग हम आखिर करते किससे है? मतलब अधिकारों की लिस्ट देखने से पहले ये समझना होगा कि ये राज्य या द स्टेट जिसके खिलाफ हमें अधिकार मिले हैं वो है क्या? बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं तो राज्य को एक विशाल छतरी की तरह देखती हूँ, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रधानमंत्री से लेके संसद तक सब आते हैं। सही है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले की एक साधारण सी नगर पालिका या ONGC और LIC जैसी कोई संस्था मेरे साथ कुछ गलत करती है, तो क्या वो भी इस छतरी के नीचे आते हैं? ये एक बहुत ही शानदार कैच है। मतलब संविधान बनाने वाले भी जानते थे कि सरकार सिर्फ मंत्रालयों तक सीमित नहीं है, वो अलग अलग रूपों में काम करती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए अनुच्छेद 12 राज्य को बहुत ही ब्रॉड तरीके से परिभाषित करता है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और विधायिकाएं तो हैं ही, साथ ही सभी स्थानीय प्राधिकरण यानी पंचायतें, नगरपालिकाएं और तो और कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय, जैसे आपने ONGC का नाम लिया, वो सब राज्य हैं। अरे वाह, मतलब सरकार की कोई भी प्रॉक्सी संस्था हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। खैर, ये तो हुई परिभाषा, लेकिन अगर वो हनन करते हैं तो क्या? मतलब ढाल तो मिल गई, पर उस ढाल को पकड़ेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 13 की। हाँ, जो न्यायपालिका को पावर देता है। एकदम सही, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये वो सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी हद पार ना करें। बिल्कुल सटीक। अनुच्छेद 13 हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की जांच करने की ताकत देता है। और ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो भाग 3 से टकराता है, तो न्यायपालिका उस कानून को शून्य या वॉइड घोषित कर सकती है। ये इस बात की पक्की गारंटी है कि देश में संसद या सरकार सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। एग्जैक्टली। तो यहाँ से ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर संविधान सबसे ऊपर है और न्यायपालिका रक्षक है, तो कानून बनाने वाले, मेरा मतलब है संसद, क्या वो अपनी मर्जी से इन अधिकारों को बदल सकते हैं? क्या संसद की शक्तियां एब्सोल्यूट नहीं है? ये तो फिर वही बात हो गई कि रेफरी हारने लगे तो बीच खेल में नियम बदल दे। हाँ, ये सवाल ना भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी महाजंग की नींव है।
सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है। अच्छा। हाँ, उन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं, क्योंकि बिना ब्रेक की आजादी का मतलब है अराजकता। बिल्कुल। लेकिन क्या संसद इन्हें पूरी तरह बदल या खत्म कर सकती है? इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। आजादी के बाद सरकार को भूमि सुधार करने थे। जमींदारों से संपत्ति लेनी थी, राइट? हाँ, लेकिन उस वक्त संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। ओहो, तो सरकार और अदालत तो आमने सामने आ गए होंगे। बिल्कुल टकराए। इसी टकराव से एक पूरी टाइमलाइन बनी। 1952 के शंकरी प्रसाद और 1965 के सज्जन सिंह मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया। मतलब उन्होंने कहा कि संसद कुछ भी बदल सकती है? हाँ, उन्होंने कहा कि संसद भाग 3 में संशोधन कर सकती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि 1967 में जो गोलकनाथ मामला आया, उसने बाजी ही पलट दी। एकदम सही। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की एक पारलौकिक स्थिति है, यानी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। ये इतने पवित्र हैं कि संसद इन्हें छू भी नहीं सकती। अरे बाप रे, फिर तो संसद चुप नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने 24th संशोधन पास कर दिया और पावर वापस ले ली। हाँ, खुद को संविधान में कुछ भी बदलने की पूरी ताकत दे दी। ये तो एकदम रस्साकशी चल रही है। और फिर आता है 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती केस। बिल्कुल, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लैंडमार्क फैसला है। 13 जजों की बेंच थी, उन्होंने बड़ा ही बैलेंस्ड रास्ता निकाला। क्या कहा उन्होंने? अदालत ने कहा कि ठीक है, संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, संसद संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मतलब इमारत का रंग बदल लो, खिड़कियां बदल लो, पर नींव नहीं हिला सकते। क्या बात है, एकदम सही। तो एग्जाम्स के लिए जो अल्टीमेट PYQ फैक्ट है वो ये कि संसद के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, सब कुछ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। वाओ, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। तो अब जब हमें पता है कि ये कितने सेफ हैं, तो सवाल ये है कि असल में ये अधिकार हैं क्या और मिलते किसे हैं? हमारे सोर्स में 6 स्तंभों की बात है। समानता जो 14 से 18 है, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक 29-30 और उपचार 32। लेकिन क्या ये सब हर किसी को मिलते हैं? मान लीजिए कोई विदेशी टूरिस्ट भारत आया है, उसे पुलिस बिना बात के पकड़ ले, तो क्या उसे भी वही अधिकार मिलेंगे जो मुझे या आपको? ये एक एग्जाम गोल्ड माइन है। अच्छा। अक्सर कैंडिडेट्स यहीं फंसते हैं। देखिए, सारे अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते। हाँ। जो सिर्फ नागरिकों के लिए रिजर्व्ड हैं वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। मतलब वोट देना, सरकारी नौकरी पाना, ये सब सिर्फ भारतीयों के लिए है। समझ गई। लेकिन जो अधिकार बुनियादी इंसानियत से जुड़े हैं वो भारतीय धरती पर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या टूरिस्ट। वो कौन से? वो है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 27 और 28। लेकिन क्या ये हमेशा एक्टिव रहते हैं? मेरा मतलब, क्या कोई इमरजेंसी अलर्ट है जब ये ढालें काम करना बंद कर दें? बिल्कुल है। अनुच्छेद 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। ओह। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। 1975 की इमरजेंसी के बाद 1978 में 44वें संशोधन ने यह फिक्स कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। मतलब जीने का अधिकार और मनमानी सजा से बचने का अधिकार हर हाल में रहेगा। हर हाल में। तो चलिए इन 6 स्तंभों में से पहले वाले पर चलते हैं, समानता। समानता का असल मतलब है क्या? अगर मैं इसे एक जूते वाले रूपक से समझाऊं, क्या समानता का मतलब है हर किसी को एक ही साइज का जूता पहना देना? नहीं। अगर किसी का पैर छोटा है या बड़ा, सबको 8 नंबर का जूता देना तो बहुत अनफेयर होगा ना? सच्ची समानता तो तब है जब सबको उसके नाप का जूता मिले। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। अनुच्छेद 14 समानता के दोहरे सिद्धांतों की बात करता है, जो एकदम आपके जूतों वाले एग्जाम्पल पर फिट बैठता है। अच्छा, कैसे? पहला सिद्धांत है कानून के समक्ष समानता या इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आया है। ये नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि ये कहता है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। कानून अंधा है, वो अमीर गरीब नहीं देखेगा। लेकिन सिर्फ इतना तो काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरी अवधारणा की जरूरत पड़ी, कानून का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ये अमेरिकी है, राइट? हाँ, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। यही वो चीज है जो उचित वर्गीकरण की परमिशन देती है। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स। एग्जैक्टली। जो साल का 10 लाख कमाता है और जो 10 करोड़ कमाता है, दोनों पर एक ही टैक्स रेट लगाना तो अन्याय होगा। सही बात है। और इसमें कुछ प्रैक्टिकल अपवाद भी होंगे। जैसे विदेशी राजनयिकों को छूट मिलती है, और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने काम के लिए अदालतों के प्रति जवाबदेह नहीं होते। उनके कार्यकाल में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 15 और 16। यहाँ हमारे सोर्स में एक शब्द को बहुत हाईलाइट किया है, केवल या ओनली। ये एक छोटा सा शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारा लीगल खेल इसी शब्द पर टिका है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ओहो, मतलब केवल इन 5 आधारों का नहीं करेगा? हाँ, इसका मतलब है कि इन 5 को छोड़कर बाकी किसी भी आधार पर भेदभाव पूरी तरह वैलिड है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? बिल्कुल। राज्य महिलाओं या बच्चों के लिए स्पेशल नियम बना सकता है, योग्यता या फिटनेस पर भेदभाव कर सकता है। और अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरी की बात करता है, और इन्हीं में पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल एक्सेप्शंस भी है ना? जी। जैसे अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की पावर देता है। सही कहा। लेकिन मुझे लगता है सच्ची समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम समाज के ऐतिहासिक भेदभाव को जड़ से न उखाड़ें। बिल्कुल। यही अनुच्छेद 17 और 18 आते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या हुआ? अगर 18 के तहत टाइटल्स या उपाधियों का अंत हो गया है, तो सरकार हर साल भारत रत्न या पद्मश्री क्यों बांटती है? क्या ये समानता का उल्लंघन नहीं है? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में इसे क्लियर किया था। पहले अनुच्छेद 17 की बात करें, वो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। ये तो एब्सोल्यूट राइट है ना? हाँ, इसका कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये कोई शाब्दिक या मेडिकल छुआछूत नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 इसे सख्ती से रोकता है। और वो भारत रत्न वाला मामला? हाँ, वो आर्टिकल 17 में नहीं आता है। अकबर पद्म भूषण अवार्ड पाकर एसोसिएटेड प्रेस के शाखा मैनेजर बन गए थे। कोर्ट ने पाया कि उपाधि शब्द में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे पता कर सके कि उसकी असली परफॉर्मेंस क्या है। ये कोई अपवाद नहीं, बल्कि सरकार ऐश्वर्या में लिया, जो अवार्ड हासिल करने वाले क्षेत्र के श्रेणियों और उपयोग पर है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर कोई उपाधि देने से रोकता है। अदालत ने कहा कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं। अच्छा, तो वो क्या है? वो अकादमिक विशिष्टताएं हैं, एक्सेलेंस को पहचानने का तरीका। समानता का ये मतलब थोड़ी ना है कि जो देश के लिए महान काम कर रहा है उसे कोई अवार्ड ही ना मिले। बात तो सही है, लेकिन एक शर्त है, आप इन अवार्ड्स को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। मतलब कोई खुद को भारत रत्न राहुल नहीं बुला सकता। समझ गए। तो अब जब हमें समानता का मैदान मिल गया है, तो हम इस पर करेंगे क्या? यहाँ से आती है स्वतंत्रता। बिल्कुल। मैं अनुच्छेद 19 को एक बिना ब्रेक की गाड़ी मानती हूँ। मतलब 19 हमें आजादी की गाड़ी तो देता है, लेकिन कोई भी बिना ब्रेक के तो चलाएगा नहीं। इसलिए संविधान ने एक्सीडेंट्स रोकने के लिए कुछ ब्रेक या ताले लगाए हैं। बहुत ही बढ़िया मेटाफर है। अनुच्छेद 19 हमें 6 स्वतंत्रताएं देता है: वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाना, पूरे भारत में घूमना, कहीं भी बस जाना और कोई भी पेशा चुनना। यहाँ 2 बड़े PYQ ट्रैप्स हैं। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं लिखी है, वो 19(1)A में ही शामिल है। ओके। दूसरा, हड़ताल करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एक सेकंड, आपने ABCDE के बाद सीधा G बोल दिया। वो F कहाँ गायब हो गया? ये वही तो विवाद है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। 19(1)F में संपत्ति का अधिकार था। ओह हाँ। जब वो विकास में बाधा बनने लगा तो 1978 में 44th संशोधन ने उसे यहां से हटाकर 300A में एक लीगल राइट बना दिया। और वो ब्रेक या तालों वाली बात? वो है उचित प्रतिबंध। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से अच्छे संबंध, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, अदालत की अवमानना, इन सब आधारों पर आपकी आजादी पर रोक लग सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आजादी है तो मैं देश तोड़ने की बात करूंगा। बिल्कुल नहीं। काफी लॉजिकल है, लेकिन मान लीजिए राज्य अपनी पुलिस पावर का गलत इस्तेमाल करे तो? कैसे?
अगर सरकार कल एक कानून पास करे कि हरे रंग की शर्ट पहनना जुर्म है और मुझे आज हरे रंग की शर्ट पहनने के लिए अरेस्ट कर ले, तो क्या मुझे सजा होगी? ये डर बहुत नेचुरल है और अनुच्छेद 20 इसी पुलिस पावर से बचाता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं। मतलब कल के कानून के लिए आज सजा नहीं मिल सकती? एग्जैक्टली। दूसरा है डबल जेपार्डी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1 मिनट, तो क्या पुलिस जांच के लिए मेरा ब्लड सैंपल भी नहीं ले सकती? यहीं पर कैच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्लड सैंपल, अंगूठे का निशान या हैंडराइटिंग देना, खुद के खिलाफ गवाही देना नहीं है। ये सब वैलिड है। अच्छा। लेकिन पुलिस आपको लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो मानसिक निजता का उल्लंघन है। क्या बात है। और अगर गिरफ्तारी हो ही जाए तब क्या प्रोसेस है? तब अनुच्छेद 22 काम आता है। इसमें 2 तरह की हिरासत होती है। पहली दंडात्मक या प्यूनिटिव, जो जुर्म होने के बाद होती है। इसमें आपको वकील करने का और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हक है। और दूसरी है निवारक या प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे NSA। यहां जुर्म हुआ नहीं है, सिर्फ शक के आधार पर पकड़ते हैं ताकि जुर्म रोका जा सके। ओह, इसमें कितनी सजा होती है? यहां मैक्सिमम 2 महीने की हिरासत हो सकती है। ध्यान रहे, 44वें संशोधन ने इसे 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया था। इसे बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए। तो कानून और गिरफ्तारी से सुरक्षा का अल्टीमेट गोल तो इंसानी जिंदगी बचाना ही है ना? बिल्कुल। मैं तो अनुच्छेद 21 को एक ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का वृक्ष मानती हूँ। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इसकी शाखाएं बढ़ रही हैं और नई चीजों को अपनी छांव में ले रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये भाग 3 की धुरी है। ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी की जान या आजादी नहीं ली जा सकती। आज इस पेड़ में स्वच्छ हवा, प्राइवेसी, शेल्टर और हेल्थ जैसी शाखाएं जुड़ गई हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि अनुच्छेद 21 की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था, कुछ प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस को लेकर। हाँ, और ये पूरे संविधान का सबसे डीप कंसेप्ट है। शुरू में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब था कि अदालत सिर्फ ये देखती थी कि क्या सरकार ने बिल पास करने का सही प्रोसेस फॉलो किया है। अच्छा। मान लीजिए सरकार ने कानून बनाया कि नीली शर्ट पहनने वाले को फांसी होगी। अगर संसद में वोटिंग सही से हुई है तो पुरानी व्यवस्था के तहत अदालत कहती कि प्रक्रिया सही है तो सजा भी सही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खौफनाक है। फिर तो वो कुछ भी मनमाना कानून बना देते। बिल्कुल। इसीलिए 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने इसमें अमेरिकी ड्यू प्रोसेस या कानून की उचित प्रक्रिया को जोड़ दिया। मतलब अब अदालत कानून को भी जज करेगी? हाँ, अब अदालत ये भी देखती है कि क्या कानून खुद निष्पक्ष और तार्किक है या नहीं। अब वो कह सकती है कि नीली शर्ट पर फांसी का कानून ही बेवकूफी है, हम इसे रद्द करते हैं। वाओ, इसने तो नागरिकों को विधायिका से भी बचा लिया। बिल्कुल। और इसी वृक्ष की एक और शाखा है अनुच्छेद 21A, जिसे 86वें संशोधन से जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का हक देता है। गरिमापूर्ण जीवन की बात करें तो गरिमा का मतलब ये भी है कि इंसान को किसी सामान की तरह खरीदा बेचा ना जाए। सही बात है। अनुच्छेद 23 और 24 हमें शोषण से बचाते हैं। 23 मानव तस्करी और बेगार यानी बिना पैसे के जबरन मजदूरी को रोकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या सरकार कभी भी हमसे बिना पैसे दिए काम करवा सकती है? मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अनुच्छेद 23 में एक अपवाद है। राज्य पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे मिलिट्री में भर्ती, बशर्त यह है कि इसमें धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो 23 वयस्कों को बचाता है, पर बच्चों का क्या? मैं अक्सर ढाबों या चाय की दुकानों पर छोटे बच्चों को काम करते देखती हूँ। क्या कोई लीगल लूपहोल है यहाँ? कोई लूपहोल नहीं है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को पूरी तरह एब्सोल्युटली बैन करता है। 14 साल से कम का कोई बच्चा फैक्ट्री या खतरनाक जगह काम नहीं कर सकता। फिर ये दिखता क्यों है? ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों का फेलियर है। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बच्चों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। समझ गई। अब शारीरिक शोषण से बचने के बाद बात आती है आस्था और धर्म की। वेस्टर्न देशों में तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म के बीच एक बड़ी सी दीवार है। रेफरी बाहर खड़ा रहेगा, उसे खिलाड़ियों के धर्म से कोई मतलब नहीं।
सही है। लेकिन हमारी इंडियन सेक्युलरिज्म अलग है ना। यहाँ रेफरी मैदान में आकर दखल दे सकता है अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत हो। उम्दा मेटाफर। अनुच्छेद 25 से 28 इसी अनोखे मॉडल को दिखाते हैं। 25 आपको अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन इसमें भी कोई ट्रैप होगा। हाँ, प्रचार करने का मतलब क्या है? रेव स्टैनिस्लॉस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने धर्म की अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन धोखाधड़ी या लालच देकर जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते। और रेफरी कब दखल देता है? जब पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ की बात हो या छुआछूत और सती प्रथा जैसी चीजों को रोकना हो, तब राज्य रोक लगा सकता है। और बाकी धार्मिक अधिकार? अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाएं बनाने का हक देता है। 47 कहता है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाँ, कोई सर्विस दे रहे हैं तो फीस ले सकते हैं। और 28 कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह सरकार के पैसे से चलते हैं, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म के बाद बारी आती है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की, जिसके लिए 29 और 30 है। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी भाषा और लिपि बचाने का हक देता है। और 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। लेकिन क्या ये संस्थान अपनी मनमानी कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर तार्किकता का दोहरा परीक्षण या डुअल टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस आता है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रशासन करने का अधिकार कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। सरकार नियम बना सकती है, पर उन्हें 2 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र बना रहे, और दूसरा, पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिरे नहीं। इतने अधिकारों की बात की, समानता, स्वतंत्रता, जीवन, धर्म, लेकिन सोचिए अगर इनमें से कोई अधिकार टूट जाए तो मैं कहाँ जाऊं? वही तो मेन बात है। बिना इलाज के तो ये अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। एकदम सही। लेकिन मेरा एक डाउट है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट को 226 में रिट जारी करने की पावर है। हाँ। एक आम स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसकी पावर भी ज्यादा होगी। हाँ, ये एग्जाम्स का सबसे फेवरेट ट्रैप है। अनुच्छेद 32 के तहत ब्रिटेन से 5 तरह की रीट्स ली गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर को प्रस्तुत करना इल्लीगल अरेस्ट के खिलाफ। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं पब्लिक ड्यूटी करवाने के लिए। प्रतिषेध निचली अदालतों को रोकने के लिए। उत्प्रेषण उनके ऑर्डर रद्द करने के लिए। और अधिकार पृच्छा अवैध पद कब्जे को हटाने के लिए। और वो पावर वाला सवाल, कंक्लूजन ये है कि हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल कैसे? जुरिस्डिक्शन के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। अच्छा। और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए उनका दायरा बड़ा है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला फैक्ट है। तो चलिए अब इस डीप डाइव को समेटते हैं। हमने देखा कि कुछ पूर्ण अधिकार हैं जिन पर कोई अपवाद नहीं है, जैसे 17 और 24। कुछ ऐसे हैं जो इमरजेंसी में भी टिके रहते हैं, 20 और 21। एक हटाया गया अधिकार 300A में चला गया। और भाग 3 के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जैसे व्यापार की आज़ादी 301 में और वोट देने का हक 326 में। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भाग 3 कोई पत्थर की लकीर या स्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये समय के साथ इवॉल्व होने वाला एक जीवंत तंत्र है। एकदम सही। और आज की इस चर्चा को मैं गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 एक छोटे बीज से जीवन के वृक्ष में बदल गया। प्राइवेसी, हेल्थ सब उसमें आ गया। हाँ। लेकिन आज हम डिजिटल एज में हैं, जहां AI हमारी हर इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है और हमारा डिजिटल अस्तित्व हमारी फिजिकल बॉडी जितना ही रियल हो गया है। तो क्या आने वाले समय में इंटरनेट तक बेरोक टोक पहुंच या डीप फेक से सुरक्षित रहने का अधिकार इस जीवन के वृक्ष की नई शाखाएं बनेंगी? वाह, क्या थॉट है। क्या भविष्य में टेक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा? वो रेफरी वाला मैदान याद है? शायद कल वो मैदान एक सर्वर हो और रेफरी एक AI। हम ये विचार आपके सोचने के लिए यहीं छोड़ते हैं। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।